हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीपी फॉरएवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी के टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के भाषण के बारे में बताया। बट बिफोर वी स्टार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन you can also refer to that video. Vygotsky emphasized the role of speech in thought process. Vygotsky ने बालक के चिंतन प्रक्रिया में भाषण की भूमिका पर बहुत अधिक बल दिया है, क्योंकि उन्होंने माना द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू इंटरनल थॉट्स, यानी हमारे बाह्य कम्युनिकेशन से आंतरिक कम्युनिकेशन या आंतरिक थॉट्स तक शिफ्ट होने के जो प्रोसेस है वो इन 3 स्पीचेस के थ्रू होकर जाती है। सबसे पहले वाइगोत्स्की ने बात की सोशल स्पीच की, फिर उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच के बारे में बताया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण, 3 या 4 वर्ष की आयु तक हर बालक सोशल स्पीच करने लग जाता है। It is the first form of speech that a child uses primarily. वाइगोत्स्की ने सोशल स्पीच को फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बताया, जिसका इस्तेमाल लगभग 3 या 4 वर्ष की आयु का हर बच्चा करने लग जाता है। सोशल स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि द गोल इज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सोशल स्पीच में बच्चा दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है और हमेशा वह अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहेगा। जैसे कहीं भी वो बैठे हुए, कैन आई हैव दैट टॉय, लुक मैम, आई बिल्ट अ फ्लावर, और इसे हमेशा वो यूज करेगा सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सोशल स्पीच का प्रयोग हमेशा वह दूसरे को दिखाने के लिए करता है। सोशल स्पीच का कभी भी वो खुद को गाइडेंस के लिए कोई भी यूज नहीं करता। उसके बाद है ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी स्व केंद्रित भाषण, और इसे हम अहम केंद्रित भाषण भी कह देते हैं। इसमें स्पीकिंग लाउड टू वन सेल्फ यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग लर्निंग। ईगोसेंट्रिक स्पीच में चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच में बच्चा अपने आप से बात करता है और अपने आप को गाइड करता है। ये ईगोसेंट्रिक स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये सोशल स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच के बीच एक ब्रिज का काम करती है। यानी जब बच्चा बिल्कुल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पर फोकस्ड होता है और साइलेंट इनर स्पीच में जब वह इंटरनल थॉट्स पर फोकस्ड हो जाता है, तो उनके बीच का जो रास्ता है वह ईगोसेंट्रिक स्पीच के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, वाइगोत्स्की हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच और पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म की बात की है। जैसे कि मैंने आपको पहले पियाजे की थ्योरी में क्लियर करवाया हुआ है कि पियाजे ने अपनी 4 स्टेजेस में जो सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी भी जो दूसरी स्टेज है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, उसमें ईगोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया है कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म पर फोकस्ड होता है और ईगोसेंट्रिक होता है और वह केवल अपने ही एस्पेक्ट को देखता है, केवल एक ही एस्पेक्ट पर फोकस्ड होता है। और वाइगोत्स्की ने ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक भाषण, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, यहां पर बच्चा साइलेंट थिंकिंग और इंटरनल डायलॉग्स को प्रेफर करने लगता है। इसका इस्तेमाल वह प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करने लगता है और
एक एडल्ट के रूप में वो चीजों को स्टेप बाय स्टेप पहले अपने माइंड में डिजाइन करता है, उसके बाद में ना फॉलो करता है। इसे मौन वाक या आंतरिक वाक भी कहते हैं। साइलेंट इनर स्पीच की जो टाइमिंग है वो 7 ईयर प्लस है, यानी प्रत्येक बच्चा जो 7 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त कर चुका है वह ऑटोमेटिकली साइलेंट थिंकिंग और इंटरनल डायलॉग्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। और ईगोसेंट्रिक स्पीच की टाइमिंग 3 से 7 वर्ष तक होती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग बाय वाइगोत्स्की यानी अधिगम के प्रकार। सबसे पहले वाइगोत्स्की ने सोशल लर्निंग पर ही एम्फेसाइज किया है, क्योंकि वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी सोशियो कल्चरल थ्योरी है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम पर बताया कि बच्चे समाज के साथ इंटरेक्शन करके चीजों को सीखते हैं विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। और ये मोर नॉलेजेबल अदर्स कोई भी हो सकता है, ये हमारे पीयर्स सहपाठी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं और हमारे टीचर्स हो सकते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम सभी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को लीड करती है। यानी जितनी भी सभी उच्च संज्ञानात्मक कार्य होते हैं उन सब की शुरुआत सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम से ही होती है। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम, इट इन्वॉल्व्स विद पीयर, इंडिविजुअल लर्न्स बेटर देन दे एंगेज इन एक्टिविटी। जब कभी भी चिल्ड्रन ग्रुप में काम करते हैं, किसी एक्टिविटी को कंक्लूड करते हैं, तो वह हमेशा इंडिविजुअल की अपेक्षाकृत बेटर तरीके से चीजों को एक्वायर कर सकते हैं। और ये ही कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम कहलाती है। असिस्टेड लर्निंग, किसी की गाइडेंस में काम करना ही असिस्टेड लर्निंग कहलाती है। शुड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्प, और यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यानी जब बच्चा किसी की गाइडेंस में कार्य करे, किसी के साथ एप्रोप्रिएट यानी कि पर्याप्त सहायता से कार्य करे, तो यही असिस्टेड लर्निंग या सहायक अधिगम कहलाता है। कल्चरल लर्निंग, एज वी ऑल नो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का बेस है। वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे अपने कल्चर से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी अपनी संस्कृति से चीजों को अवलोकित करते हैं और उसके बाद वह चीजों को सीखते हैं। पीयर लर्निंग सहभागी अधिगम, स्टूडेंट्स ग्रुप में चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और ग्रुप भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप और दूसरे होते हैं होमोजीनियस ग्रुप। यानी विषमांगी समूह और समांगी समूह। हेट्रोजीनियस ग्रुप में सभी बच्चे अलग अलग एबिलिटीज के होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग एबिलिटीज के होते हैं, वे अलग अलग स्किल सेट्स को एक्वायर करे हुए होते हैं। और होमोजेनियस ग्रुप में सभी बच्चे सेम पेस के होते हैं और लगभग सभी बच्चे सेम काइंड ऑफ स्किल्स को एक्वायर किए हुए होते हैं। ना तो उनमें कोई गिफ्टेड स्टूडेंट होता है और ना ही कोई एबनॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। और हमेशा लर्निंग को बेटर करने के लिए एक टीचर को अपनी क्लास में हेट्रोजीनियस ग्रुप को यानी कि विषमांगी समूह को प्रेफर करना चाहिए, ताकि क्लास में अलग अलग कैलिबर के बच्चे एक साथ आएं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए पीयर लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को
और भी अधिक क्लियर कर पाए। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, यानी एक टीचर को अपनी कक्षा में सभी बच्चों को ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, उन्हें पीएस में बिठाना चाहिए और वह एक दूसरे की हेल्प करते हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखें। समूह कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रमोट्स पीयर लर्निंग, सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। इसका फोल्डिंग इन टीचिंग, यानी अधिगम में सहारा देना चाहिए। इसका फोल्डिंग हमेशा एक टेम्परेरी काइंड ऑफ सपोर्ट होती है जो मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी जाती है। मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट बहुत बार बताया ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है। तो टीचर को बहुत ही टेम्परेरी मैनर में, बहुत ही सीमित तरीके से ये सपोर्ट देनी चाहिए। और जब बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी स्किल्स को एक्वायर कर लेता है तो ये स्कैफोल्डिंग को हटा देना चाहिए ताकि बच्चा खुद से उस टास्क को कंप्लीट कर पाए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाए। वर्बल इंटरेक्शन, मौखिक संवाद, क्लास में जितना भी हो सके बच्चों को आपस में चर्चा करने, सामूहिक चर्चा करने, स्पीच कंपटीशन, एक्सटेम्पोर, ये सारी एक्टिविटीज करवानी चाहिए ताकि बच्चों का वर्बल इंटरेक्शन, मौखिक संवाद बढ़े। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अनुदेश, एक टीचर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह समझे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के कॉन्सेप्ट को समझे और उसके बाद वह अपनी क्लास में हर बच्चे के लेवल को समझे और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें स्कैफोल्डिंग प्रदान करवाए। यानी जिस बच्चे का जो करंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो से चीजें समझाए और जो बच्चा चीजों को धीरे से सीखते हैं उन्हें चीजों को थोड़े वो लो पेस के साथ समझाए। रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक एक मार्गदर्शक और सुविधा दाता के रूप में। फैसिलिटेटर को कई बार सुविधा दाता भी दे देते हैं सीटेट और डीएसएसबी के एग्जाम्स में, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ने इस बात पर फोकस करा है कि टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे और कभी भी टीचर अपनी क्लास में बच्चों को स्पून फीडिंग ना करवाए, कभी भी वह उन्हें रोट लर्निंग की तरफ ना बढ़ाए, कभी भी टीचर मेमोराइजेशन यानी कि रटंत प्रणाली पर फोकस ना करे। जहां भी आपको अपने सीटेट के एग्जाम में ये रटंत प्रणाली और मेमोराइजेशन शब्द दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं रोट लर्निंग की तरफ ले जा रहा है। और रोट लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग बाय डूइंग, चीजों को स्वयं करके देखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं, ना कि रोट लर्निंग को। इसलिए प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ने माना है कि टीचर एक सुविधादाता हो, एक गाइडर हो जो बच्चों को बहुत ही लिमिटेड मैनर के साथ नॉलेज प्रोवाइड करे और वह बच्चों को खुद एक्टिवली अपनी क्लास में पार्टिसिपेट करवाए और उन्हें चीजें खुद अपने एक्सप्लोरेशन के साथ एक्वायर करने के लिए फ्री छोड़े। क्रिटिसिज्म्स ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। ओवर एम्फेसाइज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारणों पर या सामाजिक अधिगम पर बहुत अधिक बल दिया। लैक ऑफ अटेंशन टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वाइगोत्स्की ने बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी जैविक कारकों पर बहुत कम फोकस किया, पर इस पर प्याजे ने बहुत अधिक फोकस किया। दैट्स व्हाई प्याजे हैज डेवलप्ड हिज थ्योरी इनटू 4 स्टेजेस। और वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कोई स्टेज नहीं दी क्योंकि ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स और एज पर फोकस नहीं किया, जबकि यह भी इंपॉर्टेंट था। और वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पर कुछ ज्यादा ही बल दिया जिस पर प्याजे ने फोकस नहीं किया था। जर्नलाइजेशन ऑफ जेडपीडी, वाइगोत्स्की ने जेडपीडी को बहुत ही ज्यादा ओवर जर्नलाइज कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बाहर जाके भी चीजों को सीख सकता है। कल्चरल
कल्चरल वेरिएबिलिटी यानी सांस्कृतिक विभिन्नता। वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक विभिन्नता को बिल्कुल नकारा और उन्होंने ये माना कि सब बच्चे एक ही सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक बच्चे की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दूसरे बच्चे से भिन्न होती है और इसके साथ साथ प्रत्येक बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग होता है। अब ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी कोई बच्चा अपने फैमिली में आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है और कोई बच्चा नहीं है। तो जो बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न है, सोशली इकोनॉमिकली स्टेटस में मजबूत है, वह चीजों को जल्दी एक्वायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। और जो बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, वह संसाधनों के अभाव में अपने कल्चर में इतनी सारी चीजें एकदम से एक्वायर नहीं कर सकता। तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी की कुछ कमियां थी। जबकि इन सब के बावजूद वाइगोत्स्की की थ्योरी सोशल इंटरेक्शन, पीयर लर्निंग और कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक अधिगम पर बहुत फोकस करती है। और एज अ टीचर हमें अपनी क्लास में इन सब का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे अपने टास्क को अचीव कर सके कॉन्फिडेंस के साथ और नए नए स्किल सेट को सीख सकें। तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी यहां पर कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and also don't forget to subscribe the video so that you can get the update for all of the future videos. Thank you so much.